5 साल तक टर्मिनल कैंसर से लड़ने के बाद आखिरकार हिराको की जिंदगी की बत्ती गुल हो गई और उसकी आत्मा स्वर्ग लोक में पहुंच गई। 39 साल की जिंदगी जो धोखे और दर्द से भरी थी, उसे याद करके इस दुनिया के भगवान को पछतावा होने लगा। भगवान ने उससे माफी मांगी क्योंकि गलती से उन्होंने उसे इतनी भयानक जिंदगी दे दी थी। अपनी गलती सुधारने के लिए भगवान ने हिराको को दूसरी जिंदगी देने का फैसला किया, एकदम सेहतमंद शरीर के साथ, और साथ ही कोई भी एक इच्छा पूरी करने का वादा। हिराको ने जिंदगी में बस एक ही सपना देखा था, एक शांत अकेली जगह पर एक साधारण किसान बनकर जी। उसकी इस यात्रा में मदद करने के लिए भगवान ने उसे इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर औजार दिया, ऑलमाइटी फार्मिंग टूल। एक हल्के से टच के साथ हिराको की बुझी हुई बत्ती फिर से तेजी से जल उठी और जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को एक घने जंगल के बीच खड़ा पाता है। कई सालों बाद जब उसने अपना शरीर हिलाया तो उसे एहसास हुआ यही तो वो जिंदगी थी जिसकी उसे हमेशा चाह थी। अचानक उसे अपने हाथ में ऑलमाइटी फार्मिंग टूल दिखाई देता है। वो उसे जमीन पर चलाता है और खेत तैयार करना शुरू कर देता है। खेत जोतते वक्त उसे एक अजीब बात महसूस होती है। वो जरा भी थक नहीं रहा था, लेकिन खेती के लिए एक सही जगह जरूरी थी। तो हिराको ने पूरा जंगल छान मारा और आखिरकार एक विशाल पेड़ के पास रुक गया। यही अब उसका घर था। पूरे जंगल में कहीं भी नदी या तालाब नहीं था। प्यास बुझाने के लिए हिराको ने कुआं खोदने का फैसला किया। उसका ऑलमाइटी टूल फावड़े में बदल गया और वो तब तक जमीन खोदता रहा जब तक नीचे से पानी रिसने न लगा। अब पानी की दिक्कत खत्म हो चुकी थी। जमीन साफ करते वक्त उसे एक बड़ा पेड़ मिला जो रास्ता रोक रहा था। पिछली जिंदगी के अनुभव से उसने सोचा सही तरीके से काटूंगा, लेकिन जैसे ही उसने ऑलमाइटी एक्स से एक बार किया, पेड़ पल भर में गिर गया। हिराको डर के मारे भागा, कहीं उसके नीचे दब ना जाए। अब उसके पास पहला ओक लॉग था। उसने हथौड़े से उसे 4 तख्तों में बदल दिया। सारे लकड़ी के टुकड़े क्राफ्टिंग टेबल पर तैयार करते करते सूरज ढल चुका था। उसे आग की जरूरत थी, लेकिन लकड़ी नहीं थी। पूरी रात उसने उस विशाल पेड़ के अंदर खोखला सा कमरा तराशा और रात वहीं बिताई। पहले तो उसने सोचा था मिट्टी की झोपड़ी बना ले, लेकिन फिर उसे याद आया इस दुनिया में न्यूटन ने ग्रेविटी खोज ली है और वो जिंदा दफन नहीं होना चाहता था। अगली सुबह उसने लकड़ी इकट्ठा की और आग जलाई ताकि फिर से वही गलती ना हो। कई दिन बीत गए। आसपास के सारे पेड़ साफ हो चुके थे। हैरानी की बात ये थी कि हिराको को ना भूख लग रही थी ना थकान। ये थी उसके ऑलमाइटी टूल की ताकत। उसी वक्त एक भयानक मॉन्स्टर रैबिट उसकी तरफ कूदता है, लेकिन हिराको ने अपनी मजबूत लकड़ी की छड़ी से उसे एक ही बार में ढेर कर दिया। खाना खाते वक्त उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन जिंदगी के लिए ये जरूरी था। वो सोचने लगा काश खाने के लिए एक होता, मतलब खाना बनाने के। खाने के बाद जो अंदर गया था उसे बाहर भी आना था। तो हिराको ने एक देसी और समझदार तरीका निकाला, एक साधारण टॉयलेट, साथ में प्राइवेसी के लिए ढका हुआ। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। उसने खेती शुरू की और पूरा दिन ये सोचते हुए बिताया कि सबसे पहले क्या होगा। शाम तक काम खत्म हुआ और उसने तय किया बीज ढूंढने कल निकलेगा। लेकिन अगली सुबह जो उसने देखा वो चौंकाने वाला था। खेत में पौधे अपने आप उग चुके थे, बिना बीज के फसल। हिराको समझ गया ये भी ऑलमाइटी टूल का असर है। उसने रात के ज़ॉम्बीज से फसल बचाने के लिए चारों तरफ बाड़ बनाई और क्रीपर्स को रोकने के लिए गहरी खाई खोदी। कुछ दिन लगे, लेकिन आखिरकार खेत पूरी तरह सुरक्षित हो गया। पौधे हैरानी करने वाली रफ्तार से बढ़ रहे। बची हुई लकड़ी से उसने एक छोटा सा लॉग हाउस बनाया, अच्छी छत डाली और उसकी सिविलाइजेशन लेवल भी बढ़ गई। कुछ दिन बाद उसे 2 घायल भेड़िए दिखे। वो उन्हें अंदर ले आया। एक विशाल बोर को मारकर जो मांस बचा था उसने उन्हें खिलाया। तभी उसने देखा मादा भेड़िया गर्भवती थी। बचपन में उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, एक कुत्ता। उसने मन ही मन चाहा कि ये उसके साथ रहे। रात को मादा को दर्द होने लगा। हिराको ने उन्हें अपने घर में रखा और आग जलाई ताकि ठंड न लगे। पूरी रात वो जागता रहा। सुबह जब उसने देखा 4 छोटे छोटे पिल्ले दूध पी रहे थे, उसकी आंखें भर आई। उसने उन्हें सबसे बढ़िया मांस खिलाया। वक्त बीतता गया, कुत्ते उसी के साथ रहने लगे, तो उसने उनके पास ही एक नया घर बना दिया। जब पिल्ले दौड़ने लगे तब तक फसल पक चुकी थी। सबसे पहले टमाटर तैयार हुए। उसने कुछ टमाटर कुत्तों को भी दिए। नर का नाम रखा कुरो और मादा का यूकी। कुछ हफ्तों में हिराको को ऑलमाइटी फार्मिंग टूल के सारे राज समझ में आ गए। एक दिन वो बस आलू के बारे में सोच रहा था और ऑलमाइटी टूल ने अपने आप जादू से आलू के बीज बो दिए। तो हिराको ने इसी तरीके का इस्तेमाल करके वो हर खाना उगाना शुरू कर दिया जो उसने कभी चाहा था। और इतना ही नहीं, ऑलमाइटी फार्मिंग टूल से उगाई गई हर फसल सामान्य से कई गुना तेजी से बढ़ती थी। इस बात के लिए कि भगवानों ने उसे इतना ताकतवर औजार दिया, हिराको ने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए 2 मूर्तियां बनाई। उसी दोपहर उसे एहसास हुआ कि उसका खाना अब एक जैसा हो गया है। तो उसने पेड़ लगाने का फैसला किया। फल भले ही सालों में आए, लेकिन इंतजार वाकई काम का होगा। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, भेड़ियों के सिर पर सींग उगाए और उन्होंने लगभग 30 मिनट की दूरी पर एक झरना भी ढूंढ लिया। हालांकि अगर नहर बना ली जाती तो पानी लाना आसान हो जाता, लेकिन इतनी लंबी खुदाई मुमकिन नहीं थी। इसलिए हिराको ने फिलहाल अपने बेस पर ध्यान देना ठीक समझा। फार्म धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने गेहूं और गन्ने जैसी फसलें भी उगानी शुरू कर दी ताकि खाने की कभी कमी ना हो। लेकिन महीने बीतते बीतते हिराको दिन गिनना ही भूल गया और सर्दी तेजी से पास आ रही थी। इस हालत में खेती जारी रखना नामुमकिन था। ऊपर से विशाल खरगोशों की खाल सड़ने लगी थी और बहुत बदबू आ रही थी। सर्दी की तैयारी के लिए उसने खाने का सामान और लकड़ियां जमा करनी शुरू कर दी। एक दिन कुरो उसे अपने साथ ले गया और एक विशाल मकड़ी से मिलवाया। उसकी पूंछ से निकलने वाले रेशम से वो बारीक कढ़ाई वाला रुमाल बना सकती थी। वो हिराको के छोटे से फार्म की नई नागरिक बन गई और बदले में कुछ आलू लेकर सारे कपड़े तैयार करने लगी। सर्दी के लिए कोट हो, पत्तों से भरा बिस्तर हो या ठंडी हवा रोकने के लिए पर्दे, मकड़ी जाबुतिन हर जरूरत पूरी कर देती थी। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी और ज्यादा सभ्य होती जा रही थी और फिर सर्दी आ ही गई। जो फायर प्लेस उसने बनाया था उसकी वजह से वो कड़ाके की ठंड में भी जिंदा बचा रहा, लेकिन जिंदा बचे रहने के बावजूद वो बहुत अकेला महसूस करने लगा। उसे डर था कि कहीं वो लोगों से बात करना ही ना भूल जाए। जब लंबी सर्दी खत्म हुई और आखिरकार बसंत आया तो भेड़ियों के
बच्चे बड़े हो चुके थे और उन्होंने घोंसला छोड़ने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो अपने साथी लेकर वापस आ गए। उनमें से एक ने तो एक आवारा भेड़िए को पीटकर लड़की भी पटा ली, बिल्कुल किसी गीगा हीरो की तरह। लेकिन सरप्राइज यहीं खत्म नहीं हुए। मकड़ी ज़ाबुतीन भी अपने बच्चों को लेकर वापस आई। अब सबके परिवार बढ़ चुके थे, इसीलिए हिराकू ने और ज्यादा खेती शुरू कर दी ताकि सबका पेट भर सके। लेकिन तभी मकड़ी ने खतरे का संकेत दिया। हिराकू और कुरो भागते हुए आवाज की तरफ पहुंचे। जंगल के बीचों बीच उन्होंने एक समलेर सी बालों वाली लड़की को रोते हुए देखा। सारे जानवर सतर्क हो गए। लड़की ने उससे मदद मांगी। हिराकू उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे ढकने की कोशिश की, वो एक जाल था। लड़की झपट कर उसकी गर्दन की तरफ बढ़ी और अचानक एक खूंखार साजिशों से भरी वैम्पायर में बदल गई। भेड़ियों ने तुरंत हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। वो वापस अपने छोटे रूप में आ गई। हिराकू को समझ नहीं आ रहा था कि वो दुश्मन है या नहीं। लड़की ने बताया कि उसे अपनी ताकत वापस पाने के लिए उसका खून पीना जरूरी था, वरना वो खत्म हो जाती। अपने कुत्तों की पिटाई पर उसे बुरा लगा तो उसने खुद उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी गर्दन आगे कर दी और वो उसका खून पीने लगी। सॉरी, मतलब खून। ताकत वापस आते ही वो अपने बड़े रूप में बदल गई। लेकिन हिराकू को याद था कि पहले वो और लंबी थी और थोड़ी ज्यादा प्लॉट वाली भी थी। तो उसने कहा, जल्दी करो, थोड़ा और खून पी लो, मुझे फिर से वो जायंट प्लॉट देखना है। उसके शरीर की पूरी एनर्जी चूस लेने के बाद हिराकू ने उसे अपना फार्म दिखाया। अजीब अजीब फल उसने पहली बार देखे थे। एक कौर खाते ही उसे वो बेहद स्वादिष्ट लगे। हिराकू खुश था क्योंकि पहली बार उसे इस अकेली दुनिया में कोई ऐसा मिला था जिसके साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा। घर लौटकर उसने सोचा, आज का दिन वाकई अजीब था, क्या ऐसा फिर कभी होगा? उसका नाम था लुलू लेसी। और जाते जाते उसने पूछा, क्या मैं आगे भी तुमसे मिलने आ सकती हूँ? लेकिन हिराकू की एक अलग ही गुजारिश थी। उसने लू से पूछा कि क्या वो यहाँ हमेशा के लिए उसके साथ रह सकती है। वो नहीं चाहता था कि ये बस एक रात की बात बनकर रह जाए। वो अब और अकेलापन झेलने की हालत में नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो कितने साल और यूं अकेला रह पाएगा। लू को लगा कि शायद वो उससे शादी की बात कर रहा है। वो थोड़ा घबरा गई क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो बोली कि ये सब बहुत अचानक है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई उसे ऐसे प्रपोज करेगा। तभी हिराकू को समझ आया कि उसने उसकी बात गलत समझ ली है। लेकिन बात संभालने की जगह उसने मौके को और मजबूत कर दिया। वो उसके सामने झुक गया और बोला, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लू मुस्कुरा दी और बोली कि वो भी उसके साथ हमेशा रहना चाहती है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे के साथ और भी करीबी पल बिताए। अगले दिन हिराकू अपनी नई जिंदगी और नए रिश्ते के साथ खेत में काम करने लगा। दोनों साथ बैठकर उगते हुए पेड़ों को देखते रहे। लेकिन तभी ज़बूतिन ने फिर से खतरे का इशारा किया। हिराकू दौड़ पड़ा और उसे अजीब सा डेजा वू महसूस हुआ। जंगल में उसे एक एंजल लड़की मिली जो फंसी हुई थी। हिराकू ने उसे आजाद किया और सोचा, लगता है कहानी अब और मजेदार होने वाली है। लू चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंजल लड़की ने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। वो लू को वापस ले जाने आई थी। काफी हंगामा हुआ और माहौल अचानक बहुत अजीब हो गया। हिराकू बस यही सोच रहा था कि यहाँ हर बार कोई ना कोई नया बवाल क्यों खड़ा हो जाता है। एंजल लड़की ने हिराकू को देखा और हैरानी से पूछा कि वो कौन है। लू ने शर्माते हुए उसे अपना पति बताया। उसका चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया। एंजल लड़की ने अपना नाम बताया, टिया। वो लू को ढूंढने आई थी क्योंकि उस पर इनाम रखा गया था। लू तरह तरह के प्रयोग करती रहती थी और जब चीजें बिगड़ती थी तो पूरा राज्य हिल जाता था। यही वजह थी कि उस दिन वो जंगल के बीचों बीच छुपी हुई थी। हिराकू ने टिया को भी अपने यहाँ रहने का न्योता दे दिया। उसने वादा किया कि वो उसे अपने सारे खेत और फसलें दिखाएगा। लू ने उसे पूरा फार्म घुमाया और हिराकू ने गोभी काटना सिखाया। फिर उसी गोभी से एक सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाया। ऊपर से थोड़ा नमक छिड़का और उसे परोस दिया। टिया को वो खाना बहुत पसंद आया। लंबे दिन के काम के बाद सबने अपनी जादुई ताकत से खुद को तरोताजा कर लिया। घर के अंदर टिया ने पहली बार स्ट्रॉबेरी चखी। लू ने हंसते हुए कहा कि अगली बार वो उसे स्ट्रॉबेरी से बनी खास मिठाई बनाना सिखाएगी। टिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि वो अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती, इसलिए उनके साथ रहना चाहती है। यहीं से उन तीनों की जिंदगी की नई शुरुआत हुई। टिया को वो मिठाई इतनी पसंद आई कि उसने और स्ट्रॉबेरी मांग ली, लेकिन हिराकू को लगा कि अभी बहुत ज्यादा फैलाव करना खाने की बर्बादी करा सकता है। चलते चलते उसने कुरो के नए पिल्लों को देखा और उनके लिए खेत के पास एक खुला तबेला बना दिया। काम खत्म करने के बाद उसने देखा कि ज़बूतिन के बच्चे अपने रेशम से उड़ते हुए दूर जा रहे हैं। उसी वक्त टिया ने बताया कि वो भी कुछ समय के लिए जा रही है। वो अपने पंख फैलाकर उड़ गई। कुछ दिन बाद टिया वापस लौटी और अपने साथ और भी लड़कियां ले आई। वो सब हाई एल्फ्स थीं। सब एक दूसरे से रिश्ते में जुड़ी हुई। अब कहानी साफ थी, इस दुनिया में महिलाओं का ही राज चलने वाला था। हिराकू बस यही सोच रहा था कि यहाँ कोई मेल एल्फ क्यों नहीं है। लेकिन फिर टिया ने एक कड़वी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर माहौल थोड़ा भारी हो गया। पिछली महान जंग में उनकी पूरी की पूरी मेल पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। एक भी मेल एल्फ जिंदा नहीं बचा। तब से वो सब जंगलों में भटक रहे थे। अब उनकी बस एक ही इच्छा थी, फिर से बसना और अपनी जाति को आगे बढ़ाना। वो लू से गिड़गिड़ाकर मदद मांगती हैं। गांव की आबादी बढ़ती देख हिराकू ने सबके लिए एक बड़ा सा घर बनाने का फैसला किया। हाई एल्फ्स की कंस्ट्रक्शन और लकड़ी के काम में कमाल की पकड़ थी। सिर्फ 10 दिनों में पूरा घर बनकर तैयार हो गया। सबको लगा कि ये हिराकू की मिट्टी की झोपड़ी से काफी बेहतर है। हिराकू बस यही चाहता था कि इस खुले और मजबूत घर में सब खुद को सुरक्षित और सुकून में महसूस करे। दिन बीतते
गए। एल्फ लीडर ने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके लिए माइनिंग और ब्लैक स्मिथिंग करने की पेशकश की। उन्होंने जमीन के अंदर एक भट्टी बनानी शुरू की। लोहे को पिघलाने के बाद उन्होंने तरह तरह के धातु के बर्तन बना दिए। हिराकू हैरान था। उन्होंने बताया कि 200 साल जंगलों में रहने के बाद उन्हें बहुत कुछ करना आ गया है, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी असली चाहत बस यही थी, कहीं टिक कर रहना। हिराकू ने सोचा कि फिलहाल ज्यादा उलझनों से दूर रहना ही बेहतर है और वो एक आम एनिमे प्रोटैगनिस्ट की तरह अपनी खेती में लगा रहा। एक दिन खेत में काम करते हुए एल्फ लड़कियों ने देखा कि उसका गेहूं का खेत बहुत बड़ा है। उनमें से एक ने पूछा कि क्या वो रोटी बना सकती है। उसने कहा कि उसके पास दुनिया का सबसे दुर्लभ यीस्ट है। हिराकू बहुत खुश हुआ। लड़कियों ने रोटी बनाई और उसे ब्रेड स्टिक्स में बदलकर हिराकू को चखने को दिया। सबको वो बहुत पसंद आई। अब रोटी बनने लगी थी तो हिराकू ने सोचा कि गेहूं का खेत और बढ़ाया जाए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि फार्म बहुत तेजी से फैल रहा है। उसने लू से पूछा कि इस जमीन का मालिक कौन है। लू ने बताया कि टेक्निकली तो कोई मालिक नहीं है, लेकिन ये इलाका डीमन लॉर्ड के इलाके में आता है। हालांकि क्योंकि हिराकू ने ये सब खुद के दम पर बनाया है तो ये जमीन अब उसकी ही मानी जाएगी। रात को एल्फ लड़कियां आपस में बातें करने लगी। उन्हें हैरानी थी कि हिराकू ने इन्फर्नो वुल्व्स और डीमन स्पाइडर जैसे खतरनाक जीवों को कैसे काबू कर लिया। ये फसलें तो इस मिट्टी में उग ही नहीं सकती हैं। उन्हें ये भी अजीब लगा कि हिराकू को इस दुनिया की ज्यादा जानकारी नहीं है। उधर हिराकू को याद आया कि उसने काफी समय से पानी की नहर पर काम नहीं किया। उसने तय किया कल यही काम होगा। सुबह जबूतिन ने एक क्वीन बी की तरफ इशारा किया। हिराकू ने सोचा कि अगर मधुमक्खियों का घर बना दिया जाए तो शहद मिल सकता है। उसने पूरा दोपहर एक रिजर्वॉयर बनाने में लगा दी। साथ में कंक्रीट की नहर भी तेजी से बनाई गई। एल्फ लड़कियां ध्यान से हर हिस्सा सही जगह पर बैठा रही थीं और बाकी मुश्किल काम टीम में हो रहा था। उनकी मेहनत और तालमेल से सिर्फ एक ही दिन में पूरी नहर बनकर तैयार हो गई। रिजर्वॉयर भी भर चुका था। अब खेतों में पानी देना काफी आसान हो गया। लेकिन हिराकू ने एक और बात नोटिस की। रिजर्वॉयर से उसे बिना मेहनत के मछलियां भी मिलने लगी हैं। उसने सोचा कि जंगल के खरगोश खतरनाक सही, लेकिन मछलियां तो शांत होंगी। तभी एक विशाल मछली लगभग उसे निगल ही गई। थोड़ी मशक्कत के बाद उसने मछली पकाई। एल्फ लड़कियों ने देखा और पूछा कि डेथ फॉरेस्ट की मछली सच में खाने लायक है। हिराकू ने थोड़ा चक्कर देखा और बोला कि स्वाद तो बढ़िया है। उसने उन्हें भी दी। सबको पसंद आ गई। अब सबको ऐसा ही खाना चाहिए था। सबकी जरूरत पूरी करने के लिए हिराकू ने और मछलियां पकड़ी और नमक लगाकर संभाल कर रख दी। खाने में और वैरायटी लाने के लिए हिराकू ने जमीन जोतते हुए चावल के बारे में सोचा। चावल उग तो गया, लेकिन उसका टेक्सचर ठीक नहीं था। अब जब पूरी पानी की नहर बन चुकी थी तो उसने तय किया एल्फ लड़कियों के साथ मिलकर एक प्रॉपर धान का खेत बनाया जाएगा। कई घंटों तक जमीन तैयार करने के बाद हिराकू ने आखिरकार पानी के फाटक खोल दी। मतलब उसने नहर खोली और एल्फ लड़कियों से मदद मांगी। पानी खेत में फैल गया। सारी एल्फ लड़कियां कीचड़ में उतर गईं। लिया को वो फिसलन भरा पानी कुछ खास पसंद नहीं आया। सब मिलकर झुक झुक कर धान के पौधे लगाने लगे। कुछ ही दिनों में सारी फसल कटाई के लिए तैयार हो गई। हिराकू ने उन्हें सुखाने के लिए टांग दिया। लिया हैरान थी कि उसे ये सब कैसे आता है। हिराकू मुस्कुराया और बोला कि मरने से पहले वो एक फार्मिंग आइडल को हमेशा देखा करता था। जब फसल पूरी तरह सूख गई तो हिराकू ने अपने फार्मिंग टूल से एक थ्रेशर बना लिया और सबको धान निकालना सिखाया। लड़कियां सारा काम देखकर सोचने लगी कि अब तो बस हो गया, लेकिन हिराकू ने बताया अभी एक आखिरी स्टेप बाकी है। उसने चावल पकाने की तैयारी की और लू से आग जलाने को कहा। लू तो पूरी ताकत झोंकने ही वाली थी, लेकिन हिराकू ने उसे शांत रहने को कहा। छोटी सी आग पर चावल पकाया गया। फिर उसने चावल के छोटे छोटे गोले बनाए और सबको चखने को दिए। सबसे पहले ब्लू ने एक कौर लिया। पहले तो सबने मुंह बनाया, बोले अरे ये क्या है, और सारी मेहनत पर पछतावा जताने लगे। लेकिन हिराकू समझ गया कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में सारे चावल खत्म हो चुके थे। उसने तय किया कि धान का खेत और बढ़ाया जाएगा। काम खत्म होने के बाद सब सफाई में लग गए। हिराकू ने देखा कि सब जादू से खुद को साफ कर लेती हैं। उसे लगा काश उसके पास भी नहाने की जगह होती। अब जब नहर बन चुकी थी तो उसने स्नान घर बनाने का फैसला किया। उसने लड़कियों को अपने बनाए हुए नक्शे दिखाए कि पाइप और पानी कैसे चलेगा। लड़कियां बोली नदी में नहा लो ना। हिराकू ने समझाया कि सर्दियों में नदी जम जाती है और सेहत के लिए गर्म पानी जरूरी है, और हाँ, उसे नहाना भी बहुत पसंद था। लड़कियों ने पानी गर्म करने के लिए भट्टी बनाई और एक बहुत बड़ा टब तैयार किया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन हिराकू को चिंता हुई कि गंदा पानी जाएगा कहाँ। टिया ने कहा कि स्लाइम्स पानी साफ कर देंगे। हिराकू को शक था कि कहीं ये वही खतरनाक मॉन्स्टर्स तो नहीं। टिया ने बात समझी नहीं, उड़कर गई और कुछ स्लाइम्स ले आई। उन्हें पानी साफ करने वाली जगह और स्नान घर में रख दिया गया। बस गंदे पानी की समस्या खत्म। लकड़ी लाते वक्त हिराकू को एक लकड़ी पर मशरूम उगे दिखे। वो अब तक मशरूम से डरता था, लेकिन सब लड़कियों ने कहा ये खाने लायक है, तो हिराकू ने मशरूम उगाने के लिए खास लकड़ियां तैयार की। शाम तक स्नान घर पूरी तरह तैयार हो गया। हिराकू समझाने लगा, लेकिन लड़कियां खुद अनुभव करना चाहती थी। उसने तरीका दिखाना शुरू किया। थोड़ी देर में सब साथ शामिल हो गए। लू ने कहा कि सबका साथ नहाना कोई बुरी बात नहीं है। अगली सुबह हिराकू ने देखा कि खाने लायक मशरूम तैयार हो चुके हैं। उसी वक्त कुत्ते और एल्फ लड़कियां ले आई, बिल्कुल वैसे ही, सारी फीमेल थी। लिया ने बताया कि वो सब पहले साथ रहती थी। हिराकू खुश था कि सब उसके साथ जुड़ रही हैं। लिया ने सुझाव दिया कि घर और बड़ा किया जाए ताकि सबको जगह मिले। वो सब उत्साह में थी, जैसे नई जिंदगी शुरू होने वाली हो। हिराकू समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी ऑप्टिमिस्टिक क्यों है। उसी बीच हीरोज ने देखा कि उसके मालिक का समूह लगातार बढ़ रहा है। वो अपनी कहानी सुनाता है। एक समय था जब उसके पास कोई नाम
नहीं था। जन्म से ही वो अकेला घूमता रहा, कभी किसी मेल से हार नहीं मानी। उसकी बस एक ही चाह थी, आजाद रहना। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में वो एक फीमेल आई और उसी ने उसे पूरी तरह हरा दिया। पूरी तरह पराजित होने के बाद दोनों साथ साथ सफर करने लगे। एक दिन अचानक उसका पेट बढ़ने लगा। कुरो ने ठान लिया कि अब वो अपनी पूरी ताकत उसे बचाने में लगा देगा। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं चली। एक विशाल भालू उन्हें पूरी तरह मिटाने ही वाला था। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी अजीब तरह से भालू बिना कुछ किए वहां से चला गया। लेकिन अब वो शिकार नहीं कर सकते थे। भटकते भटकते वो जंगल की सबसे खतरनाक जगह पहुंच गए, उसका बिल्कुल बीच वाला हिस्सा। वहां उन्होंने एक इंसान को देखा जो बिना किसी डर के आसपास घूम रहा था। लेकिन कुरो की नजर उसके हाथ में पकड़े औजार पर पड़ी। उस औजार से असीम ताकत झलक रही थी। उन्होंने मान लिया था कि अब उनकी जिंदगी खत्म है। लेकिन उस इंसान ने उनकी देखभाल शुरू कर। कुरो ने देखा कि जो खाना वो बना रहा था वो गेट बोर का मांस था। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान इतने ताकतवर मॉन्स्टर को हरा सकता है। जब उनके बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने तय किया कि हाकू ही अब उनका मालिक होगा और वो खुशी खुशी उसके बनाए हर खाने का मजा लेने लगे। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हो गए और एक बड़ा परिवार बन गया। उन्हें दिखने लगा कि हिराकू का समूह भी लगातार बढ़ रहा है। फिर भी कुरो के मन में एक बात थी, उनका मालिक अब तक नहीं जानता था कि वो असल में लेजेंडरी इन्फर्नल वुल्व्स है। लेकिन कुरो को लगा कि ये ठीक ही है। वो शुक्रगुजार था कि उसकी जिंदगी उसे यहाँ तक लेकर आई। कुछ हफ्तों बाद नया बड़ा घर बनकर तैयार हो गया। हिराकू को याद आया कि इसे बनाने में कितनी खुदाई और लकड़ी काटनी पड़ी थी। उसे पता था कि घर बड़ा होगा लेकिन अंदर से इतना सुंदर होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने उसे उसका कमरा दिखाया। उसके सामने एक विशाल डाइनिंग रूम था, पीछे किचन थी और दोनों तरफ बड़े खाने के लिए और भी चूल्हे बने हुए थे। नीचे सेलार इतना बड़ा था कि सर्दियों के लिए खाना और लकड़ी आराम से रखी जा सके। दूसरी मंजिल पर लड़कियों ने अपने अपने कमरे देखे। सब खुश थीं कि सबको अपनी अलग जगह मिली। लेकिन हिराकू की नजर एक कमरे पर पड़ी जिसमें बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। वो बोला, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा। भगवान की मूर्तियों के साथ साथ हिराकू ने कुत्तों की मूर्तियां भी बनाई और घर के बाहर सजा दी। उसे लगा कि उसका घर अब सच में घर जैसा लगने लगा है। घर के अंदर हिराकू ने एक नई रेसिपी की तैयारी शुरू की। लड़कियां सोचने लगी कि अब क्या बनने वाला है। उसने बताया, आज मैं करी बनाऊंगा। लड़कियां मन ही मन बोली कि काश उन्हें फिर से उसका खाना ना चखना पड़े। करी के लिए हिराकू मसाले लेने गया। लड़कियों ने महसूस किया कि ये पौधे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। ये भी उसके ऑलमाइटी फार्मिंग टूल की ताकत थी। वो किसी भी मौसम में नाजुक पौधे उगा सकता था। मसालों के लिए उसे जीरा चाहिए था और फूल पहले से ही खिला हुआ था। फिर हल्दी चाहिए थी। लड़कियों के जादू से सारे मसाले सुखा लिए गए। आखिर में धनिया भी तैयार हुआ। कुत्ते भी चखना चाहते थे लेकिन जैसे ही उन्होंने धनिया सूंघा डर के मारे भाग गए। काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च के बाद हिराकू पकाने के लिए तैयार था। तभी उसने देखा कि लड़कियां बोर होकर किचन छोड़ चुकी थीं। उसे लगा शायद अब सिर्फ लिया ही मदद करेगी। लिया ने हंसते हुए कहा कि वो बाकियों से बेहतर है। हिराकू ने ध्यान नहीं दिया और खाना बनाना शुरू कर दिया। मांस पकाया, मसाले डाले, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कुछ बहुत जरूरी छूट गया, नान। उसे खुद पर गुस्सा आया कि वो ये कैसे भूल गया। सब मिलकर रोटियां बेली। ढेर सारी रोटियां पकाने के बाद आखिरकार खाना तैयार हुआ। सारी लड़कियां करी देखने आई। देखने में वो कुछ खास नहीं लग रही थी। हिराकू ने उन्हें चखने के लिए कहा। लू और टिया ने पहला कौर लिया। फिर उन्होंने कहा, ये तो दिखने जैसा ही स्वाद भी है। लेकिन अगले ही पल सब दूसरी बार लेने दौड़ पड़ी। हिराकू सोच में पड़ गया कि अगर इतना बुरा है तो सब पेट भर के क्यों खा रही हैं। उसे लगा शायद वो उसके साथ मजाक कर रही हैं। लेकिन जो बात हिराकू नहीं जानता था वो ये कि सब बस ऊपर ऊपर से पसंद करने का नाटक कर रही थी। असल में उन्हें एक अलग तरह का मांस चाहिए था। सर्दियां धीरे धीरे पास आ रही थी। अब ज्यादातर समय घर के अंदर ही बिताना था। इसलिए हिराकू ने हफ्तों तक जंगल से जितनी हो सके उतनी लकड़ी इकट्ठा की। ठंड बढ़ने पर जाबुतिन पेड़ की ऊंचाई पर सर्दियों की नींद में चला जाता है। हिराकू ने उसे कुछ आलू दिए और सर्दियों के लिए ज्यादा कंबल भी जुटा लिए। लिया हमेशा की तरह झुकी हुई ही रहती थी। उसने देखा बाकी लड़कियां सिलाई सुई में लगी हुई थीं, खाने का इंतजाम पूरा करने के लिए। हाँ, उस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हीरो और बाकी कुत्ते अब ठीक से शिकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सर्दियों के लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा था। सब कुछ ठंड के हिसाब से पूरा कवर किया जा रहा था। हिराकू सोचने लगा कि सब्जियां लंबे समय तक कैसे बचा कर रखी जाएं। तभी उसने एक अनोखा आइडिया निकाला। उसने एक डिब्बा बनाया जिसे कंबल से ढक दिया जाता था और बाहर की बर्फ उसे एक तरह का फ्रीजर बना देती थी। इतनी सारी चालाकियों के बावजूद वो चाहता था कि काश वो भी थोड़ा सा जादू इस्तेमाल कर पाता, बस एक बार ही सही। रात में ब्लू ने उसे आग जलाने वाला जादू सिखाने की कोशिश की। उसने समझाया कि पहली बार में कोई बड़ा गोलम बुला पाना आसान नहीं होता। ये सुनकर हिराकू को लगा कि ब्लू कितनी कमाल की है जो एक साथ कई गोलम बुला लेती है। लेकिन लू ने तुरंत कहा कि उसकी ताकत टिया से बेहतर है। हिराकू को लगा कि सब कमाल की है क्योंकि वो जादू कर सकती है और वो सिर्फ थी। तभी लू ने कहा, लेकिन सबसे कमाल तो तुम हो। अगर तुम नहीं होते तो ये पूरा गांव टिक ही नहीं पाता। तुम रोज हमें खाना खिला पा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इतनी मेहनत करते हो। ये काम तुम्हारे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। ये कहकर वो मुस्कुरा दी। सर्दी की पहली पाला पड़ी और बर्फ जमने लगी। घर के अंदर ज्यादा समय बिताने के लिए हिराकू ने कुछ पुराने खेल बनाए, रिवर्सी और चेस। उसने सबको खेल के नियम समझाए। लू को लगा कि ये खेल बहुत आसान है, लेकिन टिया ने कहा कि आसान नियम ही सबसे मुश्किल चालें बनाते हैं। हिराकू ने माना कि टिया सही है। लू को गुस्सा आ गया और उसने टिया को खेल की चुनौती दे दी। 2 घंटे
बाद टिया बुरी तरह हारने वाली थी। हराकू ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बहाना बनाया कि हाथ फिसल गया। उसने माफी मांगी और कहा कि फिर से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन टिया ने जादू से सारे मोहरे ठीक उसी जगह पर वापस रख दिए। उसने लू से कहा कि बच्चे जैसी चाल चलना शर्म की बात है। हराकू ने बाकी लोगों की तरफ देखा। 2 लड़कियां शांति से रिवर्सी खेल रही थीं। कुरो ने सबसे सही चाल की तरफ इशारा किया। हराकू को हैरानी हुई कि कुरो नियम इतनी आसानी से समझ रहा था। उसने देखा बाकी भेड़िए चेस भी ठीक से खेल रहे थे। पहली नजर में ये सब प्यारा लगता था, लेकिन उनसे एक गहरी ताकत झलक रही थी। लू ने सोचा कि वो उन्हें हरा देगी, लेकिन खेल उसके हिसाब से नहीं गया। चारों ने मिलकर महाजन खेला। हाकू को लगा कि नियम इतने जटिल है कि अब वो जीतेगा। लू का बदला लेने गया, लेकिन सब लड़कियों ने उसे बुरी तरह हरा दिया। बेचारे हराकू और लू दोनों की हालत खराब हो गई। कुछ हफ्तों बाद बोर्ड गेम से सब ऊब गए। तब हराकू ने लकड़ी से बोलिंग का सामान बना डाला। सादा खेल था, लेकिन सबको बहुत मजा आया और इस तरह सर्दियों के दिन धीरे धीरे बीतने लगे। उसका बनाया हुआ देसी फ्रीजर बिल्कुल ठीक चल रहा था। स्वादिष्ट खाना बर्फ पिघलने तक चलता रहा। आखिरकार बसंत आ गया, लेकिन जैसे ही हराकू गर्म मौसम का मजा ले रहा था, जाबुतिन ने खतरे की आवाज दी। हराकू ने आसमान की तरफ देखा। एक विशाल उड़ता हुआ मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा था। उसने समझा ये ड्रैगन है, लेकिन टिया ने कहा नहीं, ये ड्रैगन नहीं है, ये वाइवर्न है। वाइवर्न ने आसमान में भयानक दहाड़ लगाई और पेड़ को जलाने के लिए आग उगलने की तैयारी करने लगा, लेकिन टिया किसी तरह उसे रोकने में कामयाब हो गई। फिर भी कुछ आग नीचे गिर ही गई। लिया बाकी लड़कियों के साथ फौरन दौड़ी और आग बुझाने लगी। हराकू सोच रहा था कि वो इस हालात में क्या कर सकता है। वो कुछ भी करने को तैयार था, बस सबको बचाने के लिए। उसने मुट्ठी भींची। अचानक उसके हाथ में एक भाला प्रकट हुआ। उसने उसे आसमान की तरफ ताना और पूरी ताकत से फेंक दिया। भाला सीधे वाइवर्न की सुरक्षा दीवार से टकराया और उसे चीरता हुआ उसके पंख फाड़ डाले। वाइवर्न पीछे की तरफ उड़ गया। तभी हराकू ने दूसरा वार किया। भाला सीधा उसके सीने में लगा और वाइवर्न जमीन पर आ गिरा। गहरे जंगल के अंदर हराकू को उसका शव मिला। वो सोचने लगा कि कहीं किसी ने जानबूझकर उसे भेजा तो नहीं था, लेकिन वाइवर्न इतना दुर्लभ और कीमती जीव होता है कि टिया को लगता है ये बस एक जंगली मॉन्स्टर था जो अकेले ही भटक रहा था। हराकू को भी ये बस एक हादसा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा क्या इसका मांस खाया जा सकता है। घर पहुंचकर टिया ने बताया कि वाइवर्न का मांस इस दुनिया की सबसे दुर्लभ डिश में से एक है। हाकू ने वाइवर्न की स्टेक तैयार की और पूंछ के मांस से एक स्टू भी बना डाला। सारी लड़कियों को लगा ये पहली बार है जब हराकू ने वाकई कुछ अच्छा पकाया है। हराकू खुश था कि आखिरकार वो सबको इम्प्रेस कर पाया, लेकिन लू को अब भी कुछ अजीब लगा। वो सोचने लगी कि अगर टिया पर हराकू के भाले से हमला होता तो क्या वो रोक पाती। टिया ने कहा नामुमकिन है। जो भाला वाइवर्न की बैरियर तोड़ दे उसे कोई नहीं रोक सकता। हराकू ने पूछा तुम लोग किस बारे में बात कर रही हो? क्या इसलिए कि मैंने सारी हड्डियां नहीं निकाली? टिया ने कहा नहीं, कुछ नहीं, हम तुम्हारी हड्डी खाने की बात नहीं कर रहे थे। उधर डेमोनिक किंगडम में ऊपर बैठे लोगों तक वाइवर्न के मारे जाने की खबर पहुंच चुकी थी। एक वाइवर्न को गिराने के लिए पूरी सेना चाहिए होती है, लेकिन काउंट ने बताया कि खबर सच है। जनरल घबरा गए। कुछ तो डर के मारे इस्तीफा देने की सोचने लगे। दक्षिण में ड्राई की मांद के अंदर गुची ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। वो सोचने लगा कि हराकू का भाला अगर ड्रैगन किंग पर भी चले तो उसे भी चीर दे। अगली सुबह हराकू को लगा कि खाने में अब भी कुछ कमी है। पीजी ग्रेप जूस। उसने सारी एल्फ लड़कियों को बुलाया और अंगूर तोड़ने भेजा। रस निकालने के लिए उसने एक मशीन बनाई जिस पर खड़े होकर अंगूर कुचले जाते थे। टिया और लिया अपने पैर अंगूरों में डुबोकर उन्हें कुचलने लगी। चिपचिपा रस बाहर निकलने लगा। दोनों एक दूसरे पर गिर पड़ी और देखा कि वो पूरी तरह गाढ़े चिपचिपे रस से ढकी हुई है। लय बनाए रखने के लिए एक एल्फ ने सुझाव दिया कि कोई गाना गाया जाए जैसे पहले गाया करती थी। रस और तेजी से निकलने लगा। टिया ने लू और हराकू को भी साथ आने को कहा। पूरा दिन अंगूर निचोड़े गए। पीपे के ऊपर यीस्ट छोड़ दी गई ताकि फर्मेंटेशन शुरू हो सके। हराकू सोचने लगा कि क्या ये काफी होगा। उधर दुनिया का भगवान दूसरे भगवान को दिखाता है कि हराकू कितना मजे कर रहा है और माफी मांगता है, लेकिन खेती की देवी कहती है तुमने एक मासूम इंसान की जान ली और उसे मौत के जंगल के सबसे गहरे हिस्से में भेज दिया। इतना ही नहीं, तुमने उसे होली लैंड्स ग्राइंड दे दी और फार्मिंग टूल बताकर छुपाने की कोशिश की। ये भाला आमतौर पर किसी की लाइफ फोर्स चूज कर तुरंत मार देता है, लेकिन तुमने उसे इतना हेल्दी शरीर दे दिया कि उसकी लाइफ एनर्जी तुरंत वापस बन जाती है। फिर वो सोचती है और मेरी मूर्ति एक बूढ़े आदमी जैसी क्यों है? सजा मिलेगी। मैं अपने पिता को 300 साल तक ऐसे ही बैठा कर रखूंगी। एक दिन अचानक जाबुतिन ने फिर से खतरे की आवाज दी। हराकू को लगा कि उसे फिर से डेजावू हो रहा है। लू ने लड़की को पहचान लिया। वो उसकी बहन थी फ्लोरा। फ्लोरा ने बताया कि उसे काले दिल वाला गंदा भद्दा एंजल पीछे कर रहा था, इसलिए वो अपनी बहन के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। टिया ने कहा जरा वो बात फिर से कहना। हराकू उसे यहीं रुकने का न्योता देता है, लेकिन फ्लोरा को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये बदसूरत सा इंसान उसकी बहन का पति है। तभी कूरो उसे चेतावनी देता है कि जरा तमीज से बात करे। वो उसे बताता है कि यही आदमी इन सारे इन्फर्नल वुल्फ्स का मालिक है और इसी ने एक वाइवर्न भी गिराया था। ये पहली बार था जब हराकू ने सुना कि वो इन्फर्नल वुल्फ्स हैं। वो सोचने
सोचने लगा कि ये इन्फर्नल वाला हिस्सा आखिर मतलब क्या है। हीरो आगे बढ़कर अपनी ताकत दिखाने लगता है, जैसे बता रहा हो कि वही सबसे बढ़िया बैट है। ये सब उससे माफी के तौर पर था, क्योंकि पहले भेड़ियों ने उसके साथ भी बाकी लड़कियों जैसा ही किया था। हराकू ने उसके लिए एक बढ़िया मीट वाला खाना बनाया, लेकिन फ्लोरा को वो सॉफ्ट सफेद हल्की सी लिक्विड चीज ज्यादा पसंद आई। हराकू ने बताया ये टोफू है, सोया सॉस के साथ, जो फर्मेंटेशन से बनती है। फ्लोरा को इन शब्दों में से एक भी समझ नहीं आया। तभी हराकू को समझ में आया कि इस दुनिया में किसी को ये नहीं पता कि फर्मेंटेशन सूक्ष्म जीवों से होता है। फ्लोरा को ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगी और वो सोचने लगी कि इससे कई बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। कुछ दिन रुकने के बाद फ्लोरा चली गई, लेकिन 1 महीने बाद वो वापस आई और इस बार अपने साथ मेड की पूरी फौज ले आई। सबने कहा हमें जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। ये तो चीटिंग है, ये तो बिल्कुल अनफेयर है। टिया ने देखा कि वही अकेली है जो अपनी रेस के ज्यादा लोग नहीं लाई, तो कंपटीशन में रहने के लिए वो उड़कर चली गई और उसी रात लौट आई। उसके साथ 3 और एंजल्स थे और लिजर्ड मैन की पूरी टुकड़ी। इतना ही नहीं, वो मुर्गियां भी ले आई। हराकू खुश था कि ये जगह धीरे धीरे सभ्य बनती जा रही है। मेड्स ओगर रेस की थी और घर के सारे काम संभालने लगी, लेकिन हराकू ने नोटिस किया कि उनमें से कोई भी खाना बनाना नहीं जानती, तो उसने उन्हें अलग अलग तरह के खाने बनाना सिखाया। अच्छा खाना देखकर मेड्स खुद एक्सपेरिमेंट करने लगी ताकि सबसे बढ़िया डिश बना सके। उधर टिया की तीनों एंजल्स जंगल की रखवाली करने लगी और लिजर्ड मैन भारी काम संभालकर निर्माण तेज करने लगे। उनका लीडर गले में स्कार्फ पहनता था ताकि सब पहचान सके। हराकू को साफ दिख रहा था कि ये जगह तेजी से फैल रही है। तभी रिया आती है और बताती है कि वो जंगल में भटके बाकी सारे एल्ब्स भी ले आई है। हराकू मन ही मन सोचता है ये मर्द आखिर है कहाँ। रिया बताती है कि सारे मर्द जंगल में मर गए, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती है कोई बात नहीं, अब नए मर्द बना लेंगे। कुछ दिन बाद हराकू ने सब रेसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया और अचानक बुलाने के लिए माफी मांगी। वो बताता है कि अब ये जगह सिर्फ फार्म नहीं रही बल्कि एक गांव बन चुकी है, इसलिए वो गांव का नाम रखना चाहता है। एक मेड सुझाव देती है कि जंगल के नाम पर रख देते हैं, लेकिन फॉरेस्ट ऑफ डेथ सुनकर हराकू को लगता है कि ये भूतों का शहर लगेगा। तभी जाबुतिन दरवाजे की ओर इशारा करता है। हराकू दरवाजा खोलता है और सामने बीचों बीच खड़ा विशाल पेड़ देखता है। उसी पल वो नाम रख देता है ग्रेट ट्री विलेज। उस रात सारे लोग नामकरण की खुशी में जश्न मनाते हैं। पहला बैरल खोला जाता है, सब मिलकर चिल्लाते हैं मेयर मेयर। लू उससे कहती है कि ये काम उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। वो रात ग्रेट ट्री विलेज के नागरिकों की नई जिंदगी की शुरुआत थी। सबने पीजी ग्रेप जूस पीकर खूब मजा किया। टिया पूरी तरह नशे में थी और हराकू से अपने पास बैठने की जिद करने लगी। वो पूछती है तुम अकेले क्यों बैठे हो। हराकू कहता है मैं इतना खुश हूँ कि ये सपना लगता है। टिया मुस्कुराकर बोलती है ये सपना नहीं है और हम पूरी जिंदगी ऐसे ही साथ रहेंगे। वो नए गांव के नाम पर टोस्ट उठाने को कहती है। लू भी टोस्ट चाहती है। हराकू सोचता है कि कितने साल हो गए जब उसने आखिरी बार खुशी महसूस की थी और तय करता है कि वो मेयर बनने की पूरी कोशिश करेगा। गर्मी आने तक गांव की आबादी फिर बढ़ चुकी थी और एक दिन डिमोनिक किंगडम से एक आदमी आया। उसने अपना नाम बताया बीजल। वो हराकू को एक बोतल देता है और कहता है ये डीमन लॉर्ड का संदेश है। वो यहाँ की सेटलमेंट की हालत पर बात करना चाहता था। ये सुनकर हराकू के मन में सवाल आया कि कहीं ये लोग टैक्स भरवाने या फिर उसे यहाँ से निकालने तो नहीं आए हैं। उसने सोचा कि लू या टिया से सलाह ले लेकिन लू ने बस आंख मार दी जैसे कह रही हो खुद ही संभाल लो। हराकू ने हिम्मत जुटाई और मैसेंजर से कहा कि वो खुशी खुशी टैक्स देगा। उसने साफ बोल दिया कि वो सिर्फ 10% टैक्स देगा। ये सुनते ही बीजल चौंक गया। हराकू को लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन बीजल ने उसकी शर्तें मान ली और वहीं कागज पर अग्रीमेंट लिख दी। असल में हराकू ने चालाकी से ऐसा अग्रीमेंट बनवाया कि टैक्स सिर्फ क्रॉप्स पर ही लगे। फिर भी उसे लगा कि कहीं वो नेगोशिएशन में ज्यादा अग्रेसिव तो नहीं हो गया, इसलिए उसने बीजल को एक तोहफा देकर विदा किया। हराकू सोचता रहा कि उसने सब ठीक से संभाला या नहीं। लू को लगा कि उसने कमाल का काम किया है, क्योंकि अब उनके पास डीमन लॉर्ड की आर्मी की प्रोटेक्शन है। टिया भी सहमत थी, लेकिन उसे लगा कि 10% बहुत कम है। आमतौर पर सेटलमेंट्स 50 से 60% तक टैक्स देती हैं और ऊपर से टैक्स लेने वाले साल में सिर्फ एक बार आते हैं, तो प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है। मतलब साफ था कि हराकू ने एक मिरेकल डील कर ली थी। डीमन लॉर्ड के कैसल में जनरल्स ये सुनकर हैरान थे कि ग्रेट ट्री विलेज इतनी आसानी से झुक गया, लेकिन उन्हें शक भी था कि कहीं इनके पीछे कोई चाल तो नहीं है। डीजल ने माना कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेयर के पास एंजल ऑफ अनाइलेशन और प्रिंसेस वैम्पायर खुद खड़ी थी। इतना ही नहीं, वहाँ हाई एल्व्स की पूरी आर्मी, इन्फर्नल वुल्फ्स का झुंड और किलर एंजल्स की ट्रियो गांव की रखवाली कर रही थी। डीजल डर से कांप रहा था। वो जानता था कि ऐसे में डील ठुकराना नामुमकिन है। जब उसने तोहफा चेक किया तो अंदर से सेब निकले। एक सोल्जर ने सोचा कि कहीं ये जहरीले तो नहीं, लेकिन डीजल ने एक और अजीब बात नोटिस की। वो कपड़ा ग्रेट डीमन स्पाइडर से बना था, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने पुराने डीमन लॉर्ड्स को हिलाकर रख दिया था। रैंडन ने ये सब देखकर कहा मैं बस छोड़ रहा हूँ, और उसने रिजाइन कर दिया। अगली सुबह ड्रैगन्स का रूलर डाइम खुद हराकू से मिलने आया। वो अपने काउंट के साथ आया और एक गिफ्ट पेश किया। हराकू ने देखा कि अंदर एक महंगी तलवार है, लेकिन उसे थोड़ी ज्यादा वायलेंट लगी। फिर भी उसने धन्यवाद दिया और पूछा कि आने की वजह क्या है। डाइम ने बताया कि उसका लेयर गांव के ठीक साउथ में है, तो वो पड़ोसी हुए और बस औपचारिक मुलाकात के लिए आए हैं। हराकू ने उन्हें डिनर पर बुलाया। डाइम ने ह्यूमन फॉर्म ले लिया और दोबारा अपना परिचय दिया। रात को उसने उनका पीजी ग्रेप जूस पिया और मांगने लगा, लेकिन उसके असिस्टेंट ने कहा कि अब चलना चाहिए, वरना गांव के लिए परेशानी बन जाएंगे। जब वो लोग चले गए और हराकू ने उनके लिए तैयार किए गए गिफ्ट्स दिए, तो उसे समझ में आया कि आगे और भी विजिटर्स आएंगे। अगले दिन हराकू ने विजिटर्स के लिए एक गेस्ट हाउस बनाना शुरू किया। वो नहीं चाहता था कि एंजल्स देखकर मेहमान डर जाए। पहले जाबुतन अलर्ट देता था और लिजर्ड मैन लड़ाई के लिए तैयार हो जाते थे, जो स्वागत जैसा बिल्कुल नहीं था। तो उसने एक नया सिग्नल बनाया, घंटी का, और वेलकमिंग पार्टी बनाई जिसमें
टिया और लू थी, लेकिन हेडमेट को जो मंजूर नहीं था। अगर विजिटर्स खतरनाक हुए तो हिराकू की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने हाई एल्व्स और लिजर्डमैन भी साथ में रखे। जो विजिटर्स रात को रुकते उन पर नजर रखने के लिए हिराकू ने फ्लोरा को कहा, क्योंकि वो कई रातों तक बिना सोए रह सकती थी। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो हाउलिंग विलेज से नए विजिटर्स आ गए। वो ट्रेड रिलेशंस बनाना चाहते थे। लू ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। उसने पूछा, क्या आप सब लोग बस इतने ही हो? उनके लीडर ने कहा, हाँ बस हम ही हैं। ये सुनते ही लू ने साफ कह दिया कि अब वो बाकी लोगों को दुश्मन की तरह ट्रीट करेगी। इतना कहते ही जंगल में इधर उधर छिपे हुए आदमी चीखने लगे। उनके लीडर ने तुरंत माफी मांगी और बोला कि कुछ लोग पीछे रह गए थे। लू ने सख्त लहजे में कहा कि लोगों का अलग अलग घूमना खतरनाक है, इसलिए जब तक यहाँ रहो ठीक से बर्ताव करना सीखो। मेहमानों ने पूरा दिन गेस्ट हाउस में बिताया। रात होते ही लू ने उनका दरवाजा बंद कर दिया। हिराकू को अजीब लगा कि उनके साथ कैदियों जैसा सलूक क्यों हो रहा है। तभी टिया ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? अब तक जो भी विजिटर आया था वो कोई ना कोई तोहफा जरूर लाया था, लेकिन ये लोग खाली हाथ आए थे। ऊपर से इनके सैनिक जंगल में छिपे हुए थे, इसी वजह से उनके साथ हॉस्पिटैलिटी कम रखी जा रही थी। अगली सुबह हिराकू सोच रहा था कि इन्हें पीजी ग्रेप जूस क्यों नहीं दिया जा रहा। हेडमेड ने ठंडे लहजे में कहा, तलवार लाने वाले मेहमान और बिना कुछ लाने वालों में यही फर्क होता है। हिराकू ने सोचा कम से कम खाना तो ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन मेड ने उसे सख्त नजरों से घूर दिया। खाते वक्त टिया और लू ने उससे कहा कि ज्यादा हमदर्दी दिखाना छोड़ दे। ये लोग बोल रहे थे कि जरूरी बातचीत के लिए आए हैं, लेकिन अब तक एक भी बात नहीं की। फिर भी सब लोग वाइन देने के खिलाफ थे, लेकिन हिराकू ने जिद और वाइन मेज पर रखवाई ताकि बातचीत शुरू हो सके। बातों बातों में हिराकू को पता चला कि ये लोग ऐसे गांव से हैं जो शिकार और खनन से जिंदगी चलाता है। पड़ोसियों से ट्रेड करना उनके लिए जरूरी था, लेकिन हाल की लड़ाइयों की वजह से उनका व्यापार रुक गया था। इसीलिए वो ग्रेट ट्री विलेज आए थे ट्रेड शुरू करने के लिए। उनमें से एक बोला कि अच्छा हुआ उन्होंने छिपना छोड़ दिया, वरना ये खाना कभी नहीं चख पाते। टिया ने हल्के से पूछा, छिप क्यों रहे थे? वो आदमी बोला कि अगर कुछ गलत हो जाता तो किसी को गांव जाकर खबर देनी थी। टिया ने जिस चालाकी से उससे जानकारी निकलवाई, उसे देखकर हिराकू कुछ और ही सोचने लगा। आखिरकार उनका लीडर ट्रेड की बात पर आया। क्योंकि दोनों के पास कोई करेंसी नहीं थी, तो उन्होंने तय किया कि सामान के बदले सामान होगा। उनका गांव काफी दूर था और ग्रेट ट्री विलेज खतरनाक इलाके में था, इसलिए उन्होंने हिराकू से पूछा कि क्या सामान वही लाकर देंगे। इतनी दूरी देखकर हिराकू ने सोचा कि कुरो और बाकी वूल्स गाड़ी में सामान ला सकते हैं। उसने हामी भर दी और पूछा, आज ट्रेड में क्या लाए हो? आदमी ने चांदी के बर्तन और ग्लास का सामान दिखाया जो वो खदान से बनाते थे। हिराकू को लगा कि ये चीजें उनकी जिंदगी काफी बेहतर बना देंगी। बदले में वो खाने पीने का सामान चाहते थे। हिराकू खुशी खुशी मान गया। यहीं से उनका ट्रेड रिश्ता शुरू हुआ। जाने से पहले लीडर ने माफी मांगी कि वो कोई तोहफा नहीं लाए। उनके गांव में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। उसने वादा किया कि अगली बार कुछ जरूर लाएगा, भले ही ज्यादा कीमती ना हो, क्योंकि उनका गांव गरीब है। हिराकू मुस्कुराया और बोला, साइज मायने नहीं रखता, दिल होना चाहिए। कौन जानता था कि क्वांटम फिजिक्स का प्रोफेसर अपनी दूसरी जिंदगी में इतना समझदार निकलेगा। जल्द ही हाउलिंग विलेज के साथ पहला ट्रेड डे आया और लड़कियों ने हिराकू से कहा कि वो पीछे रहे, क्योंकि आज टिया उनकी रिप्रेजेंटेटिव बनने वाली थी। ड्राई ने एक बैरल पीजी ग्रेप जूस के बदले सबको वहां ले जाने के लिए हामी भर दी। धीरे धीरे ड्राई पीजी ग्रेप जूस के बहाने अक्सर मिलने आने लगा। वो हर बार कुछ न कुछ खजाना भी साथ लाता था, इसलिए हिराकू को उसे देखना हमेशा अच्छा लगता था। ड्राई ने ग्रेप जूस के लिए धन्यवाद दिया और वहां से निकल गया। कुछ दिन बाद टिया वापस लौटी और हिराकू को बताया कि उन्होंने सारा सामान ट्रेड कर लिया है। शुरू में वहां के लोग हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए टिया ने उन्हें फ्री सैंपल देने का फैसला किया और थोड़ी ही देर में सबको वो खाना पसंद आने लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने वो वाइन भी बेच दी जो ड्राई के लिए रखी गई थी। इस पर हिराकू ने वादा किया कि आज रात वो ड्राई को और ज्यादा पीजी ग्रेप जूस देगा। टिया ने ये भी बताया कि वहाँ के मेयर ने पूछा है कि क्या उनके गाँव के कुछ लोग ग्रेट ट्री विलेज में आकर रह सकते हैं। कुल मिलाकर 20 लोग हैं और सभी की सभी यंग विमेन हैं। कितना कन्वीनियंट है ना। हिराकू समझ गया कि उस गाँव का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रिज असल में इंसेल है और उनमें से किसी के साथ स्टोरी आगे नहीं बढ़ाने वाला। थोड़ी हिचक के बाद उसने मान तो लिया, लेकिन एक शर्त रखी, कम से कम 2 यंग मेन जरूर होने चाहिए। अगले हफ्ते 20 विमेन आकर उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से तैयार है कि हिराकू जैसे चाहे उनका इस्तेमाल करे, बस उन्हें छोड़े नहीं। हिराकू ने मजाक में कहा कि वो अलाबामा से है तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि वो रिश्तेदार नहीं है। उसने कहा कि वो सबका ध्यान रखेगा। फिर उसने पूछा कि यंग मैन लाए हो या नहीं। तभी उसे 3 यंग मैन दिखे। ये वो नहीं था जो वो उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसने दुआ की कि यही लोग भविष्य में इस गांव को बचाएं। कुछ समय साथ रहने के बाद हिराकू ने नोटिस किया कि यहाँ हर कोई मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे स्लाइम्स भी। वो नामुमकिन बातों को नजरअंदाज कर खेती पर ध्यान देने लगा। तभी जमीन हिलने लगी। एक एंजल आई और उसे बताया कि ब्लडी वाइपर और ग्रैपलर बियर आपस में लड़ रहे हैं। उसने चेतावनी दी कि ये लड़ाई गांव तक असर डाल सकती है। जब एंजल उसे लड़ाई की जगह ले जा रही थी तो हिराकू सोच रहा था कि ये दोनों खाने में कैसे लगेंगे। उनका विशाल आकार देखकर उसने एंजल से कहा कि उसे पूरी रफ्तार से उनकी तरफ ले जाए। एंजल ने तेजी से उड़ान भरी और एक ही बार में हिराकू ने दोनों लेजेंडरी बीस्ट्स को खत्म कर दिया। सारे किलर एंजल्स हैरान रह गए कि उसने इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को एक ही स्ट्राइक में मार दिया। घर आकर उसने पीजी ग्रेप जूस में मांस पकाना शुरू किया। लड़कियां ये देखकर टूट गईं कि उनका ग्रेप जूस बर्बाद हो गया। वाइपर को उसने तल लिया और सोचा कि इसका स्वाद बिल्कुल फ्राइड चिकन
जैसा है। उसे लगा कि कुछ कमी है। उस रात वो फ्लोरा के पास गया उसकी फर्मेंटेशन की पढ़ाई के बारे में पूछने। फ्लोरा ने बताया कि अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और उसे झोपड़ी 3 बार बनानी पड़ी। हिराकू को समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन फ्लोरा ने वादा किया कि आगे से एक्सप्लोसिव्स कम इस्तेमाल करेगी। अब चिकन्स ने अंडे देना शुरू कर दिए थे। हिराकू ने अंडे फेंटे, नमक और सिरका डाला, थोड़ा तेल मिलाया और मेयोनेज बना ली। उसी वक्त कुछ ड्वार्फ्स वहां आ पहुंचे। उनका लीडर था डोनोवन। उन्होंने पीजी ग्रेप जूस के बारे में सुना था। उन्होंने माफी मांगी कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे सबसे बढ़िया रशियन ड्रिंक्स बन सकते हैं। डिस्टिलेशन के जरिए उन्होंने हिराकू को एक नया पीजी स्मूदी दिया। हिराकू ने सोचा कि ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना उसके डैड उसे पीटा करते थे। डोनोवन और उसकी टीम गांव में ही रुक गई और पीजी स्मूदीज बनाने लगी। और इसी खुशी में हिराकू ने एक पार्टी रखी बीस्ट विमेन और ड्वार्फ्स की स्वागत में, जो अब उनके गांव का हिस्सा बन चुके थे।